पंडित आशुतोष की भविष्यवाणी लाइए जरा स्क्रीन पर। और आशुतोष भी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं बीजेपी को बढ़त है। आशुतोष, पहले तो यही कि कितनी बढ़त है आपके हिसाब से, और जैसा संजीव और हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मतलब मान ले 2024 इज मोर और लेस सेटल्ड। आपने म्यूट किया शायद। माने अगर आप मुझे पंडित की जगह अगर शूद्र भी कहते तो मुझे समान भाव से लेता, क्योंकि मैं जाति प्रथा को मानता ही नहीं। हाँ। और किसी तरीके के श्रेष्ठता बोध से बिल्कुल मैं उससे वो नहीं होता हूं, ओतप्रोत नहीं हूं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत पैदा हुई है वो श्रेष्ठता बोध से हुई है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। और जो हमारी जो जाति प्रथा है वो श्रेष्ठता बोध का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसीलिए हिंदुस्तान में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो खैर उस डिबेट पे नहीं जाते। हाँ। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप जानते हैं कि मैं बिना लाग लपेट के अपनी बात करता हूं। आज की तारीख में मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद मेरी राय बदल भी सकती है और बदलनी भी चाहिए। अगर मुझे कुछ ऐसी चीजें नजर आएंगी कि जो बदलनी है तो बदलनी चाहिए। हम सब लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग क्या कहते थे। इस पैनल में सब बैठे हुए सारे लोग ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की कोई टक्कर ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने मैदान छोड़ दिया है। और अंत में नतीजा क्या है सबको मालूम। वहां कांग्रेस पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, उसको पता भी नहीं चला। तो राजनीति में कब पैरों के नीचे से जमीन खिसकती किसी को मालूम नहीं। 2004 में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई एहसास नहीं था, बिल्कुल जमीन खिसक गई, किसी को पता ही नहीं चला। और विनोद जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, मैं उनसे माफी के साथ उसको ले लेता हूं। 1983 के वर्ल्ड कप में सबको पता था कि भारत के खिलाफ खेल सकता है और अंत में भारत ही जीता और वेस्ट इंडीज हार गई। और इस बार के वर्ल्ड कप में भी यह सबने कहा कि भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की कोई औकात नहीं, क्योंकि लगातार भयानक तरीके से जीत रही थी। और उसके बाद क्या हुआ सबको मालूम। तो राजनीति में और जिंदगी में आगे क्या होता है किसी को पता नहीं। लेकिन 2-3 चीजें मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने हिम्मत दिखाई है। हिम्मत दिखा के उसने कहा यह जो धर्म आधारित राजनीति है यह इस देश का नुकसान करेगी, इसलिए हम इसके साथ नहीं हैं। और यह कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो धर्म की स्थिति है उसमें इस तरीके की बात करने वाले व्यक्ति को फौरन धर्म विरोधी, राम विरोधी, न जाने क्या क्या कह दिया जाता है। और धर्म एक भावनात्मक मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा उभार है वो इसी भावनात्मक उद्धार के मुद्दे के आधार पे, कोई विकास के आधार पे किया हो तो मैं मानता नहीं। और ये मेरी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सोच है। तो मुझे लगता है कि कम से कम भले ही इस स्टैंड के बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव बुरी तरीके से हार जाए, लेकिन यह नैतिक साहस अगर किसी पार्टी में है जो स्पष्ट तौर पर कहे कि राजनीति में जो धर्म का घालमेल किया जा रहा है यह गलत है और यह देश को बर्बाद करेगा, मुझे लगता है इसके लिए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उसकी सराहना होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया के जिस भी मुल्क में धर्म के आधार पर राजनीति की गई है उस देश का क्या हाल हुआ है पूरा इतिहास के सामने स्पष्ट। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन की आज की तारीख में जो उनके गठबंधन की स्थिति है, जिस दिन वो गठबंधन अपने पूरे शेप में आ जाएगा, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से हो जाएगा, दरअसल उस दिन से चुनाव शुरू होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक ताकत है और यह ताकत कैडर बेस्ड पार्टियों की होती है कि वो चुनाव के पहले जबरदस्त तरीके से माहौल बनाते हैं। उस माहौल से एक समाज का एक तबका स्वेड भी होता है, लेकिन अंत में वो जाके वोट उसी आधार पर डाले, ये निश्चित रही। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े बड़े दावे आजकल हो रहे हैं, 400 से ज्यादा सीटें। जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत करते हैं और कांग्रेस के बारे में बात करते हैं तो शायद ये भूल जाते हैं कि इस देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 114 में से 7 सीटें जीती थी, 7% का स्ट्राइक रेट। 6 राज्यों में 135 में से 14 सीटें जीती थी, उसका स्ट्राइक रेट 10% था। और 8 राज्यों में 223 में से 59 सीटें जीती थी, उसका स्ट्राइक रेट 30% से कम। इन 8 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन से थोड़ा भी बेहतर कर पाएगी, मुझे इस बारे में संदेह है। इसलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इंडिया गठबंधन उसके पीछे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह आंकड़ा मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत तक बना रहेगा, मुझे इस बारे में संदेह है।
आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन की इस समय कमजोरी क्या है आशुतोष? क्या देर कर दी क्या, जैसे बाकी विश्लेषक, बाकी पंडित कह रहे हैं सीट बंटवारे में? सबसे बड़ी कमजोरी इसी बात को लेकर है, और मैं इस बारे में मैं हर्षवर्धन जी से सहमत हूं कि जब आप अपनी विचारधारा, अपने नैरेटिव को लेके जब आप स्पष्टता नहीं होती तो आप जनता को क्या बताएंगे हम किन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राम मंदिर के मसले पर जिस तरीके से पार्टी के, कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी अकेले आदमी है, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि धर्म के आधार पर राजनीति जो हो रही है ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो पूरी तरीके से कंफ्यूज है और उसको लग रहा है कि ऐसा करने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। मुझे लगता है जिंदगी में कुछ कदम ऐसे उठाने चाहिए जब आपका नुकसान भले ही हो, लेकिन कुछ मूल्यों को लेकर उसके प्रति आस्था होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सीखना चाहिए। 1952 से लेकर लगातार 1989 तक, बल्कि 1984 तक भारतीय जनता पार्टी लगातार हारती रही। 84 में भी उसका वोट परसेंट 7% था, लेकिन जब उसके अंदर, और वो गांधीयन सोशलिज्म में थोड़े समय के लिए कंफ्यूज हुई, गांधीयन सोशलिज्म और फिर एकात्म मानववाद, या जो बलराज मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी का झगड़ा था 1966-67 का, वो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन का झगड़ा था। क्लैरिटी होने के बाद कदम आगे बढ़ाती रही, हारती रही, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ी कमजोरी आज की तारीख में। दूसरी बात, अभी गठबंधन के सीटों का बंटवारा स्पष्ट नहीं है। सीटों का बंटवारा अगर एक बार स्पष्ट हो जाए, 400 से ज्यादा सीटों पर 1-to-1 कंटेस्ट अगर हो जाएगा, तो मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि विकल्प भारत के अंदर है, विकल्पहीनता की स्थिति नहीं है और मुकाबला अच्छा होगा। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया।